नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आज हमारे बीच बातचीत के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी जमीन पर बैठकर आसमान को निहारा नहीं, बल्कि हमेशा आसमान को पाने के लिए अपनी उड़ान को मजबूत किया, अपनी परवाज को और ऊपर चढ़ाया। वो है हमारे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है वीवीआईपी न्यूज में आपका। मैं शुरुआत करूंगा अतुल जी, आजकल आप जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि कई फंक्शन में हम भी देखते हैं, लोग आपसे कहते हैं जी एमपी बनकर कैसा लग रहा है। तो मैं ये सवाल आपसे नहीं करूंगा, मैं जानना ये चाहूंगा कि गाजियाबाद का विधायक ना रहकर आपको इस समय कैसा लग रहा है, और साथ ही से जुड़ा हुआ सवाल है कि अपना उत्तराधिकारी एक विधायक के रूप में आप किसे बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं विधायक नहीं हूँ क्योंकि गाजियाबाद के जो लोग जैसा स्नेह सम्मान अपनापन देते थे पहले, वो आज भी दे रहे हैं और उनके सवाल भी वही हैं और उनकी समस्या भी वही हैं, उनकी अपेक्षाएं भी वही हैं। तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क जनता की तरफ से मुझे नहीं लगा। थोड़ा दायरा ज़रूर बढ़ गया है कि कुछ लॉनी की समस्या, कुछ विधानसभाओं की ऐसी समस्या जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, तो वो भी सामने आई हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हुआ है जी। तो उस पर हम काम शुरू करेंगे। दूसरा जो आपने कहा उत्तराधिकारी, यहाँ तो निर्णय पार्टी के होते हैं ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जी। सामूहिक निर्णय करके कार्यकर्ताओं को चयन करती है और जिम्मेदारी देती है। किसी एक आदमी के हाथ में कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता है। तो जो नाम पार्टी चयन करेगी उसके साथ आप लगेंगे उसको जिताने की? नेचुरली कोई भी भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता हो वो लगेगा, और जो लोग पार्टी में सिर्फ कुछ लेने के लिए आए हैं उनकी मानसिकता अलग है, पुराने लोगों की मानसिकता अलग है। 1-1.5 महीना हो चुका है अतुल जी, बहुत से लोग समस्या लेकर आ रहे हैं, आपने बताया भी। तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है, समाधान, और सांसद की या विधायक की क्या शक्ति है, क्या उनकी सीमाएं हैं। जैसे सरकारी नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश आई, अब कैसे कोई लगवा सकता है? ठीक बात है। ठीक है, कुछ काम बहुत अच्छे आते हैं कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है और सरकार ने लिख के दे दिया है, वो एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, वो हम करा देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, वो हम करा देते हैं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ कोई फाइल रुक गई है, वो हम करा देते हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमारी परिधि में आते हैं तो उस पर हम सफल रहते हैं, बाकियों के लिए थोड़ा सा अब क्षमा मांग लेते हैं। जी। अच्छा अतुल जी, जैसे आप लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते हैं, बहुत अच्छी जीत है, शायद यूपी में ये दूसरे नंबर की जीत है जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन जो दावे आपके चुनाव में पहले दिन से किए जा रहे थे, जब राजनाथ सिंह आए थे तो 8 लाख की जीत की बात थी, और 5 लाख से 8 के बीच की जीत मानी जा रही थी आपकी। बहुत अच्छी जीत है, लेकिन फिर भी कुछ वोट कम रह गए, तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ा वजह है पोलिंग कम होना। पिछली बार 58% पोलिंग हुआ था, अब की बार 49% हुआ, और 49% पोलिंग का मतलब ये हुआ कि आपके 3 लाख वोट कम पड़े। बिल्कुल 3 लाख वोटों में हमारा जो वोट परसेंटेज हम 65% मान के चल रहे थे टोटल वोटों में, वो भी घट करके हमारा रह गया 58.5। 2019 में हमारे को वोट मिला था 61%, 61%। तो हम ये मान के चल रहे थे कि अब की बार जो है पोलिंग ज़्यादा होगा, काम बहुत हुआ है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की है, तो अब की बार जो भी पोलिंग होगा 60% होगा 58 की जगह, और 60 में 65 या 64 हमारा होगा। हुआ पोलिंग 49%, पहला झटका। जिस दिन पोलिंग कम हुआ उसी दिन ये पता पड़ गया था कि हम 4 लाख पे चले गए, और उसमें भी दिक्कत ये आई कि ये पूरा इलेक्शन जातिवाद पर ले जाने में सफल रहे विपक्ष के लोग। उसमें एक समस्या हो रही कि जो बसपा का कैडर वोट था, वो भ्रम के कारण, जिसमें से करीब 30-40% हमें मिलता था, कुछ बसपा को मिलता था, वो दोनों मिलाकर के 80% वोट कांग्रेस को चला गया। अगर आप गौर करें तो पिछली बार कांग्रेस को जो वोट मिला था इसी कैंडिडेट के साथ 1,10,000 मिला था, अब की बार 5,10,000 मिला है। तो ये 4 लाख वोट जो बढ़ा वो किसका बढ़ा? तो समाजवादी मिल गया, बसपा मिल गया, कांग्रेस का तो उतना ही वोट है 1,10,000 के आसपास। तो ये एक समस्या रही। जो विपक्ष का वोट था, पोलिंग था, वो ज़्यादा हुआ। वो करीब, अगर आंकड़े निकालें हम, जहाँ पे हमेशा विपक्ष को वोट मिलती रही है, तो वहाँ पर 55 क्रॉस किया उन्होंने सब जगह, कहीं कहीं 60 क्रॉस किया है, और हम 49 बैठ के रह गए। तो ये सब कारण रहे कि जो कम रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नंबर 1 जीत मानी जा रही है, वो मानी जा रही है महेश शर्मा जी की उत्तर प्रदेश में। 5 लाख वोटों से वो जीते हैं, 5,10,000। उनको वोट मिला है 8,58,000, और वो 5 लाख से जीते
और गाजियाबाद की सीट पर वोट मिला है 8,54,000, कुल 4,000 कम। हम 338 से मार्जिन जीते। कम हो गया। तो हमारा वोट जो ट्रांसफ़र हुआ उसकी वजह से, लेकिन परसेंटेज जो वोट हमारी उत्तर प्रदेश में पूरा जायज़ा लिया जाए तो सबसे कम परसेंटेज लॉस गाजियाबाद की सीट पर हुआ है। पहले 61% था, फिर 58 हुआ, 3% का लॉस हमें हुआ। अच्छा, जैसे आपने कहा पोलिंग कम हुआ, पोलिंग तो हर जगह ही कम हुआ है अतुल जी, तो इसका आप क्या कारण समझते हैं? लोग घरों से निकलते क्यों नहीं? क्या आत्मविश्वास था कि साहब हम जीत रहे हैं, या निराशा का भाव था कुछ कार्यकर्ताओं में, जैसे कि बात इस समय बहुत चल रही है? नहीं, निराशा का भाव तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कार्यकर्ताओं में कि कार्यकर्ताओं ने 44 डिग्री टेम्परेचर में बिना पानी बिना भोजन, जो लोग एसी के रहने के आदी हैं वो भी वहाँ बिना पंखे के बैठे, तो ये तो कार्यकर्ताओं को तो नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर है, 3 कारण मुख्य माने जाते हैं। एक तो 400 पार अति आत्मविश्वास, शनिवार इतवार और शुक्रवार छुट्टी, 3 छुट्टियां एक साथ पड़ना के कारण लोगों का गाजियाबाद से पलायन होना, और उसके अलावा बेहद गर्मी होना, गर्मी बहुत ज़्यादा रही, और दिल्ली खुला होना। वरना अब तक होता था कि दिल्ली और गाजियाबाद का इलेक्शन एक साथ होता था, तो दिल्ली भी छुट्टी रहती थी, गाजियाबाद भी रहती थी, अब दिल्ली खुला हुआ था। तो ये सब कारण गाजियाबाद के 4 कारण रहे। लेकिन अगर गौर करें तो पूरे यूपी में भी पोलिंग कम हुआ है, हर जगह ही कम हुआ। लेकिन हमारा तो असेसमेंट ये है कि पोलिंग कम होने का ये कारण। अब अतुल जी, गाजियाबाद से बाहर की कुछ बात करते हैं। यूपी में अपेक्षाकृत कमजोर रिजल्ट रहा भाजपा का। अगर यूपी ही संभल जाती तो स्पष्ट बहुमत आ जाता। तो चूंकि आपने तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की है, मंत्री भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इतना ज्यादा विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ गया, क्या ऐसा बिल्कुल भी आकलन पहले नहीं था कि भाजपा इतनी कमजोर हो सकती है? ऐसा है कि ये कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर के बनने के बाद, इतनी अच्छी मोदी जी की परफॉर्मेंस के बाद, तो जो राष्ट्रवाद पर वोटिंग शुरू हो गया वो फिर से जातिवाद में चला जाएगा। बेशर्मी के साथ नारे लगाए गए जातियों के, अलग अलग जिले में अलग अलग सीटों पे। जैसे अयोध्या में नारा लगा, ना अयोध्या ना काशी, अब की बार चलेगा अवधेश पासी। अब जनता को ये लगा कि अब कोई मार पिटाई तो हो नहीं रही है, कोई कष्ट तो किसी को था नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कंफर्ट जोन में है, तो जातिवाद के ऊपर वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में वोट हुआ। लखनऊ के अंदर जब माननीय राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं तो जैसी सेवा राजनाथ सिंह जी ने की है कोई कर नहीं सकता। हर एक से व्यक्ति का टच 24 घंटे नीरज भाई साहब का उपलब्ध रहना, ठीक है। वहाँ पर भी जातियों के नाम पे वोट किया, और अब की बार अखिलेश यादव जी ने और बाकी लोगों ने जातिगत आधार पे ही पूरा इलेक्शन लड़ाई 1-1.5 साल पहले शुरू कर दी थी। लेकिन हम समझते थे कि उसका असर नहीं पड़ेगा, लोगों के मन में जाति से ज़्यादा अब केवल देश की भावना आ गई है। लेकिन अचानक से कुछ हुआ कि जाति पे भी काफ़ी लोग चले गए, दुखद है। अच्छा अतुल जी, जैसे एक चर्चा और बहुत रही कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि संविधान को बदला जाएगा, और भाजपा के कुछ प्रत्याशियों को इस तरह के बयान भी आए, खासतौर पे अयोध्या से ही आया, मेरठ से आया। तो अब इस पे कुछ आत्ममंथन की जो बात चल रही है इन लोगों के खिलाफ, कुछ कार्रवाई वाली बात, या इसका जवाब भाजपा नहीं दे पाई चुनाव के चलते? पहली बात तो अगर संविधान में संशोधन होना है तो उसके लिए 400 पार की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? पहला ये कोई सेंस नहीं बनती। अगर संशोधन होता है तो जब से भारत का संविधान बना है उसमें कई सौ संशोधन हो चुके हैं, ये एक संशोधन को ही हुआ है उसके अंदर, तो उसके लिए कोई 400 पार की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है। इवन अगर आप देखें कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था तब भी 370 हटाया नहीं हटाया। अब किस्मत खराब समझ लो या जो भी समझ लो कि भाई अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसका कोई तक तो था नहीं, लेकिन देश की जनता महान है, मालिक हैं, निर्णायक है, जो वो फैसला दे वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और करेंगे। अच्छा अतुल जी, शपथ ग्रहण समारोह में हमने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा, कुछ नारे भी लगाए गए, आपने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, अटल बिहारी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो ये कुछ आपका पहले से तय था या अनायास वहाँ का माहौल देखकर आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। नहीं, तय होने का तो मतलब ही नहीं, हम अनुशासित व्यक्ति हैं, पर जब
वहाँ पर उद्दंडता देखी। कोई स्टालिन का नारा लगा रहा है तमिलनाडु वाला, सब अपने अपने नेताओं के नारे लगाने शुरू कर दिए वहाँ पर, और फिलिस्तीन तक जिंदाबाद का नारा लगाया। तो उनका तर्क यह है कि साहब फिलिस्तीन को हिंदुस्तान का दुश्मन तो है नहीं, इजराइल भी अगर है तो फिलिस्तीन भी है, तो मैंने क्या गुनाह करा। लेकिन एक फ़र्क है, जब भी भारत पे आक्रमण हुआ पाकिस्तान का, तो फिलिस्तीन हमारे को हमेशा ऐसा नहीं है फिलिस्तीन का साथ मिलाओ, ठीक है, इसलिए फ़र्क है। बेशक हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर जरूरत क्या है। ओवैसी साहब हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, पढ़ लें किताब, जो नियम कानून है वो बहुत पुराने, हम तो पहली बार गए संसद के अंदर, वो तो पुराने बहुत बड़े सांसद हैं, उन्होंने नियम क्यों तोड़ा। वो एक वर्ग को केवल संदेश देना चाहते हैं और सांप्रदायिकता का आरोप हम पे लगाते हैं, और खुद क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के। ठीक है। मेरे को थोड़ा सा बेचैनी हुई, तो मैंने जिन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया, जिन दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, जो एक आदर्श थे कि राजनेता कैसा होना चाहिए, जो ईंट पे बैठ करके शिव बनवा लेते थे, खुद बना के खाना खाते थे, पैसे नहीं होते थे इतने, सफ़र भी किया तो अकेले किया टिकट बचाने के लिए, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी की तो सब जगह मान्यता है। अगर वो जिन लोगों के नारे लगा रहे थे तो देश में उनका क्या योगदान था, जिन लोगों का मैंने नारा लगाया उनका क्या योगदान था, तो मैंने इसलिए नारा लगाया कि नारा लगाना है तो इन लोगों का लगना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन लोगों के नारे लगने चाहिए, इनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आप जैसे चले गए थे, फिर आप लौट कर आए और एक नारा आपने और लगाया, डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। तो ये कैसे एकदम विचार आया? हुआ क्या कि जब मैंने ये 3 नारे लगाए, नरेंद्र मोदी जी का नारा लगाया, तो बात खत्म हो गई थी। औरों के नारे लगाए गए, जब ओवैसी साहब ने नारे लगाए, स्टालिन के नारे लगे और सब नेताओं के नारे लगे, तो राहुल जी और अखिलेश जी दोनों चुप बैठे। अच्छा। जब मैंने नारे लगाए तो दोनों खड़े हुए। देखिए रहस्य उद्घाटन किया आज आपने। तो वो शोर मचाने लगे दोनों, बहुत गुस्से में कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है। विपक्ष सारा ही शोर मचाने लगा। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, मतलब हाथ जोड़ा मैंने कहा, और मैं हाथ जोड़ के नम्रतापूर्वक वहाँ से चला गया। पर वो पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, ये जो गलत कर रहे हैं, ये या तो तब करते मेरे आपसे पहले कहा गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर नारा लगाएंगे, जिसने बलिदान दिया, और जिन्होंने, मैं नाम कुछ नहीं कहना चाहता, कि जिनका योगदान क्या है इस देश में सिवाय राजनीति करने के, उनके नारे लगाने पर कोई आपत्ति नहीं। तो फिर मेरा को मन में एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था, कुछ सोचने का मौका था। तो फिर मैंने आकर के एक आगे डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। फिर जब नीचे उतर के मैं आया और मैंने साइन कर रहा था, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अखिलेश जी बार बार बोल रहे थे जोर जोर से कि तुमने भामाशाह का नारा क्यों नहीं लगाया। वो सारी बात केवल उन्हें जातिवाद के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। भामाशाह मेरी जाति के हैं या मैं उनसे जाति का हूँ, मैं उनका वंशज में हूँ, मतलब वो केवल हमसे भी ये उम्मीद करते हैं कि हम जातिवाद का नारा लगाएं। हालांकि भामाशाह भी देशभक्त हैं, उनका भी नारा लगना चाहिए था, महाराणा प्रताप का भी लग सकता था, शिवाजी का भी लग सकता था, रानी झांसी बाई का भी लगता था, जितने महान लोग हैं सबका। अगर मैं फिर वीर हकीकत राय का नारा लगाता तो फिर क्या होता, जिसका सिर चीर दिया था। मैं बंदा बैरागी का नारा लगाता तो फिर क्या होता। नारे तो बहुत लग सकते थे, लेकिन बात को इतना कोई बढ़ाना था। ठीक है, अगर अगली बार कुछ कहेंगे तो लगा देंगे। बार बार जाति जाति जाति, अब आपने बताया वो संसद में भी जाति की बात, मुझसे कह रहे भामाशाह क्यों नहीं लगा, कितनी अजीब बात है। बल्कि लोगों ने सुना भी। तो इसका जवाब देने के लिए भाजपा को कोई रणनीति तो बनानी पड़ेगी, वरना तो देश को बहुत गलत रास्ते पे ले जाएगी ये राजनीति। देखिए, बड़े लोग सोच रहे होंगे, हम भी बड़े व्यथित हैं, और सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि ये जाति की जो बीमारी है, ये जो कैंसर है, ये पढ़े लिखों में भी चला गया। और उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि अब की बार मैंने पत्रकारों में भी ये देखा, बड़े बड़े पत्रकार टीवी में मेरे खिलाफ ही एक सब पत्रकार में ये भूमाफिया बता रहे हैं। हाँ, वो मैंने भी सुना था, वो बड़ा उन्होंने गलत विश्लेषण किया, क्योंकि उनकी जाति के आदमी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मुझे भूमाफिया बता दिया। और बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके आगे कुछ बोलूं। ठीक है, गाजियाबाद के कई पत्रकारों को देखा जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, जिनके साथ मैं हफ्ते में 3 दिन बैठ के हंसी मजाक करता था, चाय नाश्ता करता था, उनके अंदर भी मैंने फर्क देखा। सब जातिवादी हो गए, भाषा और हाव भाव उनके जातिवाद में चले गए। सब जीत तो गए, अच्छी वोटों से जीत गए। कोई मुझे कह रहा था कि या तो आपका जीतना बड़ा मुश्किल है, 50,000 वोटों से भी जीत जाए, ये भी चर्चा कुछ चलाई गई, 20,000 से जीत जाएगा तो गनीमत है, और भी बहुत सारी बातें, आरोप भी लगाए, टिकट मैनेज हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक फोटो है, दिखाइएगा,
मैं 10 साल की उम्र में जनसंघ का झंडा लेके कालीकट की सड़कों पे उस दिन हूँ जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 10 साल की उम्र, मेरी 10 साल की उम्र थी 1967, और मुझे टिकट अगर मिल गया तो मैंने मैनेज करा है। और टिकट उनको मिले जो 2014 में पार्टी में आए हैं, वो ठीक है, जो दूसरी पार्टियों से वो ठीक है। तो ये क्यों कहा गया? कौन नहीं जानता है मेरे परिवार को या मुझे, सिर्फ क्योंकि मैं उनकी जाति का नहीं था। मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरे को असहज करने के लिए, जनता के बीच में मेरे प्रति रोष भड़काने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ कि जिसमें पढ़े लिखे लोग और इस देश की बागडोर को सही दिशा में ले जाने के जिम्मेदार लोग भी शामिल हो गए। अच्छा अतुल जी, जैसे आपने जातियों की बात की और सब कुछ नजर भी आया कि राजपूतों को लेके पूरे देश में बात हुई कि वो बीजेपी के खिलाफ हो रही है। गुजरात में भी इस तरह की बात चली, लेकिन गाजियाबाद में क्योंकि जनरल वीके सिंह का टिकट कटा और वो राजपूत हैं, तो गाजियाबाद में बहुत जगह पंचायत हुई। तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ा? सवाल ये है कि ये चर्चा क्यों हुई? 2014 में जब जनरल वीके सिंह आए थे यहाँ, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या उन्हें इसलिए टिकट मिला कि वो ठाकुर है, या इसलिए टिकट मिला कि देश के जनरल है? जनरल की वजह से, ठीक है। और क्या देश की जनता ने या गाजियाबाद की जनता ने उन्हें जनरल के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते वोट दिया, या ठाकुर होने के नाते वोट दिया? ठीक बात है। क्या राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय नेता होने के नाते वोट दिया, या ठाकुर होने के नाते वोट दिया? सुरेंद्र गोयल के सामने चुनाव लड़ा, ठीक है, वोट तो राजनाथ सिंह को मिला। बिल्कुल। जनरल साहब ने जो चुनाव लड़ा, उसमें सामने ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, हमारे रावत जी, सभी लोग जातियों के लोग थे, राज बब्बर साहब भी थे। तो लोगों ने तो वोट नहीं दिया किसी ने जाति पे, सबने देश के नाते वोट दिया। या आप ये मान के चलते हो कि ठाकुर वोट मिला जनरल को, तो फिर ठाकुरों की संख्या भी देखनी पड़ेगी? नहीं, ये विषय उठना ही नहीं है। पाप है, ये राजनीतिक पाप है, ये देश के साथ पाप है। ये जो लोग देश के संविधान के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, कि क्या संविधान ने ऐसी कल्पना की थी कि देश के अंदर जो फैसले होंगे वो जातियों के और व्यक्तिगत आधार पर होंगे? आपका फैसला कुछ भी हो, लेकिन आपको वो देश के हित में फैसला करना है या किसी एक जाति के हित में करना है? नतीजा ये होती है, जब एक जाति सिर उठाती है तो बाकी जातियां भी अपने बारे में सोचना शुरू, प्रतिक्रिया आ जाती है। और इससे क्वालिटी की जगह, राष्ट्र की बजाय लोग अगर जातियों पर चले जाएंगे तो हम कई हजार साल पहले कबीली संस्कृति में चले जाएंगे, कबीलों वाली संस्कृति में। और इसके लिए देश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इनको बढ़ावा दें। 10 साल पार्टी आपका सम्मान दे, आपको कई कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला, किसी को एमएलसी मिला, किसी को एमपी मिला, किसी को पार्टी के बड़े बड़े पोस्टों पे बैठाया गया, कोई एमएलए बना, कोई मंत्री बना स्टेट के अंदर, और आप जातियों पे आ रहे हैं, तो ये धोखा नहीं है पार्टी के साथ? बिल्कुल। कि आपने दिया क्या पार्टी को? जब देने का नंबर आएगा तो आप रूठ जाएंगे, जब लेने का नंबर आएगा तो आप ठीक रहेंगे। गाजियाबाद की और देश की जनता से कहूँगा कि सोचें और समझें और फैसला लें आगे के लिए। अच्छा, तो जनरल साहब की बात आई है तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि उनको कुछ बड़ा पद मिलने वाला है, राज्यपाल, शायद जम्मू कश्मीर का राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चा यहाँ चल रही हैं, चलवाई जा रही हैं, जो भी है। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो जनरल का जो पद है और कद है इस नाम का बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजनेताओं से बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर ऐसे जनरल हुए हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री को भी टोका, रोका और उनके विपरीत खुल करके दृढ़तापूर्वक इंदिरा जी के सामने अपनी राय रखी, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो जनरल की जिम्मेदारी देश की होती है, सेनापति है वो, तो वो राजा को भी रोक सकता है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से कि जब सेनापतियों ने राजाओं को गाइड किया है, मतलब शासन को गाइड किया है। तो जनरल साहब का जो सम्मान है, कद है, पद है, वो बहुत महान है, कोई छोटा नहीं है। पर मैं तो इतनी ही शुभकामना देता हूँ। ये चुनाव में उनका सानिध्य नहीं मिल पाया क्योंकि उनका कहना है कि वो कहीं और बिजी थे, पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो ऐसा बनते हैं दोबारा से राज्यपाल, तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दूंगा जी, उनको प्रणाम करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सतपाल मलिक से बेहतर साबित हो। ठीक है, आपने जाति की तरफ राजनीति नहीं जानी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह की बात बनाई गई, ठाकुर नाराज हैं, क्या इसका कुछ चुनावों के नतीजों पर फर्क पड़ा? देखिए, ठाकुरों का गढ़ माना जाता रहा है जो सबसे ज़्यादा वोट जो अभी तक धौलाना में,
धौलाना में पिछली बार 2019 में करीब 11 या 12 हज़ार वोट से हारे। अब की बार हम 17-18 से हारे। ठीक है, तो करीब 4,000 का अंतर या 5,000 का अंतर अब की बार रहा कुल। और वो अंतर इसलिए रहा कि बसपा का जो वोट अब की बार जो कांग्रेस में चला गया, अदरवाइज अब की बार वहां से हम जीत के निकलते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस राजपूत को, जिस क्षत्रिय को वो कह रहे थे, उसके अंदर 100, 200, 500 वोट का नुकसान हुआ हो तो हुआ हो, वरना एक मुश्त वोट 90-95 वोट पहले की तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया है। लेकिन अतुल जी, उसके बावजूद गाजियाबाद की जनता का प्यार आपको मिला, 3.5 लाख मतों के अंतर से आप जीते। तो गाजियाबाद को लेकर क्या नक्शा आपने बनाया है? कुछ प्राथमिकताएं आपने तय की कि मैं गाजियाबाद के लिए करना चाहता हूँ? देखिए, जो मेरे पे समस्याएं आ रही हैं वो बड़ी सामान्य आ रही हैं। सभासद, विधायक और सांसद तीनों को लोग एक ही अपेक्षा रख रहे हैं, पर कुछ चीज़ें मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी जिनको मैं उठाऊंगा संसद में। कुत्ता जो काटते हैं जी, ये बहुत उनके पक्ष में जो कानून बना हुआ है वो केंद्र सरकार का बना हुआ है, उस पर मैं ध्यान दिलाऊंगा कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। रोजाना लगभग 200, 250, 300 लोगों तक को गाजियाबाद में कुत्ते काटते, तो वो मैंने प्रश्न डाल दिया है लोकसभा में। बहुत अच्छा है ये। और इसको मेरे को मौका मिलेगा तो इस सवाल को मैं उठाऊंगा। 2019 में उद्घाटन हो गया था हमारे एयरपोर्ट का, जिसमें अभी तक फ्लाइट 2-3 ही चल रही हैं, ना के बराबर है, वो भी कभी बंद हो जाती है। उत्तर प्रदेश की तो चली नहीं रही। इस पे भी मैं विचार करूंगा कि क्या कारण है। आश्चर्य की बात यह है कि हम पे यही नहीं पता कि क्यों नहीं चल रही हैं, पर मैं जाऊंगा मिलने, करते हैं बात। बहुत बड़ी संख्या में गाजियाबाद के अंदर ट्रैफिक जाम रहता है, तो एक एलिवेटेड रोड बननी चाहिए यहाँ। ऐसा बजरिया के लोग और बहुत सारे लोग ये मिलते हैं, अगर लोग कहेंगे निर्विवाद रूप से तो उस पर भी मैं काम करूंगा। जीटी रोड। अच्छा, अभी तक ये ऐसा कुछ सुना था पास हो गया है, कुछ ऐसा बन गया है? जब मैंने विषय उठाया था। हाँ। रुक गया, क्यों रुक गया भगवान जाने। ठीक है जी भाई, जब मेरी सबियत सीमाएं हैं, जब आपके पास सीनियर लोग हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं और इसी विभाग के हैं, तो आप क्या कर सकते हो? समझ भाई, आप वो सब मेरा इशारा समझ रहे हैं। जी। तो आज की डेट में कमला नेहरू नगर के पीछे बहुत बड़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं। तो ये 1965-70 में ये ज़मीनें सरकार ने एक्वायर की, केंद्र सरकार ने, कि यहाँ पर दिल्ली बसाई जाएगी और यह बहुत बड़े ऑफिस लाएंगे। तो बहुत कम ऑफिस यहाँ आए हैं। तो मैं कहूँगा कि इस ज़मीन का उपयोग करके यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी बड़े ऑफिस आ जाएं। मेरे मन में ये है कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 350 करोड़ रुपए लग के बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो जैसे दिल्ली में ऑलरेडी 3 या 4 रेलवे स्टेशन हैं, ये भी दिल्ली का ही रेलवे स्टेशन माना जाए गाजियाबाद। ठीक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनें यहीं से चल सकती हैं, बन के चले भाई। लखनऊ मेल यहाँ से चल सकती है, बनारस, ये प्रयागराज यहाँ से चल सकती है, और बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से शुरू हो सकती हैं। और बहुत सारे स्टॉपेज जैसे वंदे भारत वगैरह के कहीं के यहाँ नहीं है, तो वो ट्रेन यहीं चले, स्टॉपेज की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर जो लोग यूपी में जा रहे हैं उसमें से कितने % लोग हैं कि जो नई दिल्ली के आसपास रहते हैं? अब मेरठ से कोई आदमी आ रहा है तो वो गाजियाबाद पकड़ेगा, हापुड़ से आ रहा है गाजियाबाद पकड़ेगा, नोएडा से आ रहा है तो गाजियाबाद पकड़ेगा, सिकंदराबाद से आ रहा है तो गाजियाबाद पकड़ेगा। तो दिल्ली के अगर 15% लोग हैं, और वो भी दिल्ली में दूर दूर से आ रहे हैं, कोई अशोकनगर से रेलवे स्टेशन जा रहा है नई दिल्ली, तो उसे क्या दिक्कत है गाजियाबाद आने में? बिल्कुल। तो गाजियाबाद शुरू हो जाए तो दिल्ली और गाजियाबाद जाने का चक्कर बचे, लोगों का ट्रैफिक भी कम हो। इस तरह के सवाल मैं उठाऊंगा और हाथ पैर मारूंगा, कोशिश करूंगा कि यथोचित उत्तर मिले या फिर ये माना जाए। अतुल, इसी से जुड़ा एक सवाल है। सवाल तो छोटा सा, लेकिन आपकी रुचि रहती है साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में। लगभग 35 साल के इंतजार के बाद एक ऑडिटोरियम नगर निगम का बना गाजियाबाद में। बनने के बाद वो भाजपा के एक नेता को ठेके पे दे दिया गया। उसके बाद पेमेंट में कुछ रहा मामला, अब उस पर सील लगा दी नगर निगम। कुछ ऐसा प्रयास हो जाए कि नगर निगम खुद ही उसका संचालन करे, लोगों को वो थोड़ा कम रेट में मिल पाए। एक्चुअल में जो सरकारी मेंटेनेंस है उस पर किसी को भरोसा नहीं है। हुआ क्या कि यदि किसी प्राइवेट को देते हो तो मैक्सिमम पैसे देने वालों को दिया जाएगा, और सरकार चलाती है तो चला नहीं पाती है। तो इसके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। हम ये कहेंगे कि इसको केवल मेंटेनेंस के लिए ठेके पे दे दो, या किसी एनजीओ को दे दो, और भी शहर के जो मौजूद लोग हैं उन संस्था को बना करके उन्हें दे दिया जाए। ठीक बात है कि भाई
जो भी इनकम होगी वो नगर निगम की होगी, और जो मेंटेनेंस में इतना पैसा खर्च वो कर पाएंगे वो करेंगे। उसके ऊपर की जो इनकम होगी नगर निगम की होगी, जिससे लाभ हानि के आधार पर ना चले, वो मेंटेनेंस ही कर दें। फर्ज कीजिए 5 लाख रुपया महीना में मेंटेनेंस होता है और आपने उसको किराए पे दे दिया 12 लाख रुपए महीने पे। 12 लाख रुपए वो जुटा नहीं पाया, तो क्यों ना इसे 5 लाख भी दे दिया जाए। ठीक है, और ये तय कर दिया जाए कि अगर कोई पैसा आप लेते हो तो वो ऊपर जमा होगा। 5 लाख तक का आपका या 6 लाख तक का आपका, और संस्था अपने पास से भी खर्च कर सकती हैं, ऐसे लोगों को ढूंढा जा सकता है। मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ बड़े लोग। अतुल जी, हमने चुनाव के दौरान अपना एक आंकलन दिया था कि आपकी जीत लगभग 3.5 लाख से 4 लाख मतों के बीच होगी। वीवीआईपी न्यूज का ऐसा मानना था और हम सबसे नजदीक रहे। वो रील शायद आपने भी देखी हो, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे बहुत दुख हुआ, बुरा लगा कि मेरा इतना कम मार्जिन आपने कर दिया। ठीक है, उसी वजह से कम हो गया। और मेरे को थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी हुई। मैंने कहा यार ये क्या है, लेकिन बाद में पता पड़ा कि मैं गलत था। अतुल जी, आखिरी सवाल, आप कई दिन संसद में रहे और राहुल गांधी का वो बयान बड़ा चर्चित रहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो इस तरह का जो था, नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको खड़े होकर उसका खंडन किया। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी विचारधारा पर ही चलती रहेगी और इससे देश को, समाज को क्या नुकसान होना है? ऐसा है, नफे नुकसान की तो उन्हें चिंता ही नहीं कि देश का क्या होगा, उन्हें चिंता नहीं। वो हर वर्ग को भड़का रहे हैं, वो सैनिकों को भड़काते हैं। बिल्कुल, आज भी उसी तरह की बयानबाजी ठीक चल रही है, है। वो मजदूरों को भड़काते हैं, वो छात्रों को भड़काते हैं। वो अगर अराजकता हो जाए इस देश में और उनका नंबर आ जाए, वो तो केवल इसी बात में इंटरेस्टेड है। अब मैं तो अभी जा रहा हूँ संसद में, अभी भी बजट का सेशन आएगा, तो वो हमेशा ये कहेंगे ये नहीं हुआ या ये नहीं मिला। वो ये नहीं कहेंगे कि पहले ये होता था और अब ये हो रहा है। तुलना नहीं कर रहे हो, नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ ये भड़का रहे हैं कि तुम्हें नहीं मिला। ठीक है, और उसके अंदर एक प्रवृत्ति उनमें नेगेटिव प्रवृत्ति कहूँ, जैसे दानवी तो मैं नहीं कह रहा, और फिर अट्टहास करते हैं कि देखा, एक पिक्चर आई थी उपकार जी, अब से 50-60 साल पहले, मनोज कुमार की। तो उसके अंदर 2 भाई होते हैं, तो उसके अंदर जो विलेन होता है वो मनोज कुमार का जो भाई प्रेम चोपड़ा होता है उसे भड़काता है। देखिए अच्छा ये बता, वो तो अपनी कर्ज लेकर के खेती से उसको पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए उसने शहर भेज दिया मनोज कुमार ने। अब वो मनोज कुमार के भाई को भड़काता है कि तू ये पता है कितनी इनकम हुई है, अब की बार इतने का तो धान बिका है, इतने का चावल बिका है। तो उसे गुस्सा आ जाता है उसके छोटे भाई को। तो जब वो चला जाता है मनोज कुमार का छोटा भाई गुस्से में, तो वो ये कहता है तोता मिर्च खा गया। तो ये लोग तोते को मिर्च खिला करके हंसते हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया अतुल जी, और आपने जनता को एक तरह का संदेश भी दे दिया है कि उन्हें मनोज कुमार जैसा बनना है या प्रेम चोपड़ा जैसा बनना है। तो अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बातचीत का मौका दिया। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेता हूं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।